क्या हुआ, एग्जाम की तैयारी नहीं है? परेशान है आप? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके पास हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप आसानी से थोड़े से क्वेश्चंस करके एग्जाम में इजीली पास हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर हमने सिर्फ पास नहीं होना, हमने अच्छे नंबर भी लेने हैं। वो तमाम बच्चे जिनकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी तरफ हम आएंगे, और जो बोर्ड के अंदर आ रहे हैं क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं होगा मैं ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये या ये नहीं, बल्कि मैं उनकी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस भी करने वाला हूँ। आसानी से चीज़ें होंगी। अब नोट्स के अंदर काफ़ी लंबी चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ पर जो बच्चे तैयार नहीं कर सके तो वो इस वक्त भी बैठ कर उन्हें तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो मैं पॉइंट वाइज आपको बताता जाऊँगा और उस पॉइंट वाइज आप नोट करते जाएँ। उसी पॉइंट वाइज ही आपने तैयारी करनी है। फर्ज करें एक क्वेश्चन है तो उसके 2 या 3 पॉइंट बताऊँगा, वो पॉइंट ज़हन में रखना और उस हवाले से जवाब लिखते जाना। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो से आप इजीली पूरी बुक के जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनका निचोड़ आपको मैं दे दूंगा, उनके आंसर्स आपको बता दूंगा। पूरी लाइनें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले याद नहीं की तो सिर्फ पॉइंट सुनते जाएं, वो नोट करते जाएं और इजीली इसे करते जाएं। आप लोग अगर सीरियस हैं पास होने के लिए, बोर्ड के क्वेश्चंस को समझने के लिए, तो फिर सीरियस होकर बैठ जाएं। इस वीडियो को सुनने से पहले सबसे पहले अपनी बुक उठा लें, साथ साथ निशान लगाते जाएं, और हो सके तो रजिस्टर भी उठा लें। जो जो पॉइंट मैं बताते जाऊँ सारे क्वेश्चंस के पॉइंट लिखते जाएं। यहाँ पर 2 चीज़ें पहले मैं आपको बता दूँ। एक तो हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास पेयरिंग स्कीम है उसको अभी आपको यहाँ पर शो भी हो रही है। अब ये जो पेयरिंग स्कीम है, ये पेयरिंग स्कीम में से हमने देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं किस किस चैप्टर से आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 6 से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से बाकी लोग तो आने नहीं है। तो आप कोशिश करें चैप्टर नंबर 1 के सारे शॉर्ट कर लें, लेकिन जो उसके इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 2 से 3 आना है, चैप्टर नंबर 3 से 4 आने, चैप्टर नंबर 6 से 1 आना है क्वेश्चन। तो अब इसके बारे में अगर आप देखें, मैंने आपको कहा था कि हम चोर दरवाजा ढूंढेंगे। लाजमी है कि आप पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस करें। आप सिर्फ उस चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हो। जैसा कि अगर हम यहाँ से चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कर लें तो 4 और 3 7 और 4 11 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। तो 6 चैप्टर को आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे एक ही क्वेश्चन आना है। तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन में जाकर वहाँ उसे याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनकी तैयारी नहीं है। जिनकी तैयारी है वो साफ ज़ाहिर है वो सारी की सारी चीज़ें तैयार करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 4, 5, 7 और 8 से क्वेश्चन आने हैं, और सबसे 3 आने हैं। इनमें से कोई से भी आप 3 चैप्टर कर लें, 9 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। उसमें से आपने 12 में से जो है वो 8 अटैम्प्ट करने होंगे। इस तरह अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। वहाँ चैप्टर नंबर 9 से 10 से और 11 से क्वेश्चन आने वाले हैं। वहाँ से 3, 2 और 4 क्वेश्चन ही आएंगे। तो इसमें से भी अगर हम देखें तो 9 और 11 चैप्टर पर कर लें तो 7 हमारे क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। तो 7 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 7 क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 10 भी छोड़ सकते हैं। ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनकी तैयारी नहीं है। तो आप कौन कौन से चैप्टर छोड़ सकते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर इसके अलावा आप अपने ज़हन से कुछ सोचकर कुछ चैप्टर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब पूरी बुक से सिर्फ 50 क्वेश्चन बताना, उसमें से बहुत कम आए, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी नहीं दिए जाते। अब जब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए जाते तो फिर उसमें जो है वो आपकी जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो जाती है। इसमें से 50 क्वेश्चन जो है वो बताना एक पूरी बुक से थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को जो बताया है उसका तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पूरी बुक से इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं। आपने क्या करना है कि जो जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से एक एक चैप्टर आप छोड़ दें, जो इस हवाले से देखकर वो क्वेश्चन जब वो आप छोड़ देंगे तो बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन मिलाएंगे तो राउंड अबाउट 50 या इससे थोड़े से ज़्यादा बनेंगे। तो इस तरह तो वो बनेंगे, लेकिन पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट है वो जो मैंने बताया वो ओवरऑल ज़्यादा होंगे। तो आपको समझ आ गई होगी, आई थिंक, होप सो। चलते हैं आगे की तरफ। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जनाब कि जो हम डिस्कस करने लगे क्वेश्चंस, उनके साथ साथ आपको यहाँ पर शो होंगे पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझे तब भी इशू नहीं है,
वो सारे के सारे समझ लें। अगर आप सारे क्वेश्चंस करके बैठे फिर भी ये वीडियो लाजमी देखें, इस वजह से लाजमी देखें कि क्योंकि वही जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा तो वही क्वेश्चंस आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। चलें जी, पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद बाकी चीजें जो हम उसकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले जी हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 1। बहुत आसान सा मेथड लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, आसानी से चीजों को आप कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को थोड़े थोड़े पॉइंट्स के साथ कर सकते हैं। ये मैंने एक एक पॉइंट करके लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझते जाएं और उसे करते जाएं। आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत की, ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं आप कभी भी फेल नहीं हो सकेंगे। और इनको आप वो तमाम लोग जो क्वेश्चंस को कर चुके हुए हैं वो भी कहीं ना जाएं, क्योंकि मैं पूरी बुक के क्वेश्चंस रिवाइज करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उनके अंदर जो पॉइंट्स है पॉइंट वाइज बताता जाऊंगा, तैयार हो जाएंगे। सीरियस हो, पास होना चाहते हो या बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो इस वीडियो से कहीं नहीं जाना, ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर करना है। वो तमाम लोग मुझसे अभी पूछ रहा था कि आपकी वीडियो के ऊपर लाइक्स कम होते हैं, और भाई अगर अच्छी लगती है वीडियो, उससे नॉलेज हासिल करो तो लाइक भी जरूर कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो। अच्छी लगे तो उसमें कोई भी क्वेश्चन है वो भी पूछ लिया करो। अभी तक 50% सब्सक्राइबर वो हैं जो सिर्फ फायदा लेते हैं वीडियो से और उसे सब्सक्राइब नहीं करें। इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग अब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मैं इस तरह से आपसे सब्सक्राइब करवाऊंगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। चैप्टर नंबर 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.1। अब 1.1 क्या क्वेश्चन है जी, वो है नेम द सेवरल रिपीटेटिव फिनोमिना। अब काफ़ी सारे फिनोमिना जो रिपीट होते हैं बार बार और जिनको हम जो है वो रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर बता सकते हैं। तो पहला क्या है जी हमारे पास, यहाँ ये आपको शो भी हो रही होगी इधर कि पहला क्या है हमारे पास सन। इसके आंसर की तरफ चल, जैसे मैंने आपको कहा था कि पॉइंट्स के तौर पर याद करना होता है। बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि आप पूरा क्वेश्चन कभी भी याद नहीं कर सकते, आप पॉइंट्स के तौर पर याद करेंगे तब आपको याद होगा। तो यहाँ पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा, गौर से सुनते जाएं, उन्हें राइट डाउन करते जाएं। पहला पॉइंट कि इस क्वेश्चन के अंदर आप लिखेंगे सन और मून, ये 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट सन का, अब क्या लिखेंगे इसमें कि जो सूरज है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो सन है, जो सूरज है, उसके गिर्द जमीन रिवॉल्व कर रही है, ये रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड हो सकता है। इस तरह जो चांद है, मून है, वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ये रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड हो सकता है। तो 2 पॉइंट आपको बता दिए हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 1.2। 1.2 के अंदर वो पूछता है कि ये बताएं कि गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड, कि टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर आप पीरियड ऑफ पेंडुलम को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका ड्रॉबैक क्या क्या है। इसके पॉइंट बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ जी जो है, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है वो डिफरेंट होती है प्लेस टू प्लेस। पहला पॉइंट, ये डिफरेंट होने की वजह से टाइम पीरियड चेंज होगा। दूसरा पॉइंट, फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन जो होती है उसकी वजह से टाइम पीरियड चेंज हो सकता है। तीसरा पॉइंट कि जो हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो भी चेंज होने से लेंथ चेंज होती है। ये सारी चीज़ें चेंज होने की वजह से हम रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर पेंडुलम को नहीं ले सकते। पहला पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ जी डिफरेंट हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन हो सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर इशू कर सकता है। तो इस तरह ये 3 पॉइंट अब आपको होप सो याद रहेंगे। 1.6 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक एरर और पर्सनल एरर। ये इसका आंसर है कि उसने ये पूछा था कि कौन कौन से एरर जो वो कर हो सकते हैं, तो हम सिंपली बताएंगे सिस्टमैटिक और पर्सनल। जिसको इसकी डेफिनेशन आती है वो लिख दे, जिसको ना आती है वो सिंपली इनका बता के तो इनकी हेडिंग देकर और थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर दे। 1.7 न्यूमेरिकल वैल्यू कैन नॉट डिटरमाइन बाय डायमेंशनल एनालिसिस, कि उसने पूछा कि डायमेंशनल एनालिसिस वो आपको बता सकता है, तो हम सिंपल कहेंगे कि न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो नहीं बता सकती डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देता। तो यही लाइन आप उसके अंदर लिख सकते हैं और बाकी वो जो क्वेश्चन है उसे रिपीट कर सकते हैं। अब देखें, अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा हो सकता है, अगर इस तरह से हो जाए तो इसका आंसर क्या है, तो आप उसमें येस या नो लिख देते हैं। सिर्फ ऐसा ना करें, येस लिखें और वही क्वेश्चन जो है उसको रिपीट इटसेल्फ कर दें, या नो लिखें या क्वेश्चन जो है उसको रिपीट इटसेल्फ कर दें। लेकिन ये जरूरी है आपको येस या नो का आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक्सरसाइज से हटकर जो इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है कि रेडियन और स्टी रेडियन को डिफ्रेंशिएट करें, ये बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका हुआ है एक्सरसाइज से हटकर। अब इसमें से देखें सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, आप बता सकते हैं कि जो हमारे पास रेडियन है वो 2 डायमेंशनल एंगल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्लेन एंगल होता है। और इसी तरह अगर स्टी रेडियन की बात करें तो पहला पॉइंट 3 डायमेंशनल होता है और दूसरा पॉइंट क्या है कि सॉलिड एंगल होता है। ये इनका डिफरेंस है। इस तरह इनकी जिसको डेफिनेशन आती है वो लिख सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएट के अंदर डेफिनेशन लिखना लाजमी नहीं होती। डिफरेंशिएट में आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको डेफिनेशन आती है तो फिर आप लाजमी लिखें। अगर डेफिनेशन आती है तो वही आप लिखेंगे कि उसमें क्या होता है कि उसकी 2 रेडियाई के दरमियान एंगल होता है जो आर्क जो है उसको वो कट करता है। इस तरह जो हमारे पास स्टी रेडियन है वो क्या होता है, स्केयर वाला उसका कॉन्सेप्ट है, वो डेफिनेशन आप कर लेंगे।
चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 2.1, यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है और पोजीशन वेक्टर क्या है। इसके बारे में अक्सर आया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का उसने नहीं पूछा। अब यूनिट वेक्टर और जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है उसके बारे में उसने क्या पूछा हुआ है, उसका आंसर क्या है। अब इसके पॉइंट बता रहा हूँ। यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट वेक्टर मतलब 1 मैग्नीट्यूड, और दूसरा पॉइंट याद रख लें कि ये डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर एक क्या 1 मैग्नीट्यूड होती है और दूसरा क्या बताता है, डायरेक्शन। फिर आते हैं पोजीशन वेक्टर की तरफ। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, सिर्फ लोकेशन ऑफ पॉइंट बताता है। अब लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताएगा ना, तो डेफिनेशन सिंपली इतनी सी याद कर लें कि इट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आगे चलते हैं 2.5, तो 2.5 की तरफ आते हैं। अब 2.5 में उसने ये पूछा हुआ है, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात है भाई, एक वेक्टर है उसका कंपोनेंट उसकी मैग्नीट्यूड से ग्रेटर कैसे हो सकता है। हम कहेंगे नहीं, ये ग्रेटर नहीं हो सकता, नो इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर हम कंसीडर नहीं कर रहे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को, कोई और कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो तब ये पॉसिबल है। तो इससे से इधर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला नो आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नीचे आप लिखेंगे यस इन द केस ऑफ in the case if not considered rectangular component। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ना कंसीडर करो तो फिर हो भी सकता है, मे बी पॉसिबल। 2.6 की तरफ चलते हैं। 2.6 में उसने लिखा हुआ है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नेगेटिव वैल्यू नहीं रखती होती। क्यों नहीं रखती, क्योंकि इधर मैंने जो लॉजिक लिखा है वही आप लिखें, नो नेगेटिव वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव ड्यू टू स्क्वायर इन फॉर्मूला। अब सिंपल है ना कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर होल का अंडर रूट। अब जब माइनस होगा तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसी को और लॉजिक भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ये आसान सी है तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूले में स्क्वायर है तो इस वजह से वो नेगेटिव हो ही सकता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। 2.9 नो 2.9 में उसने लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। ये पॉसिबल नहीं है वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से करना। क्यों, पहली बात, वेक्टर और स्केलर 2 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास स्केलर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, और जो वेक्टर होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे उसने लिखा हुआ है 2.10 इंपॉर्टेंट है, कैन यू ऐड 0 टू नल वेक्टर। तो इसके अंदर सेम ही आंसर लिख दो पिछले वाला। कौन सा, कि 0 और नल वेक्टर अलग अलग क्वांटिटी है, डिफरेंट क्वांटिटी है। 0 स्केलर क्वांटिटी है और जो हमारे पास नल वेक्टर है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वजह से हम इन्हें ऐड भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर बोथ डिफरेंट क्वांटिटीज। समझ आ गई, पीछे वाला ये आंसर इसके अंदर आ जाएगा। आगे जी 2.11, 2 वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी 0। 2 वेक्टर्स हैं, उनकी अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, क्या उनका सम 0 हो सकता है। देखें, जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड है तो सम 0 नहीं हो सकता। सम 0 कब होगा, तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल। आगे हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। एक वेक्टर है उसकी 10 मैग्नीट्यूड है, दूसरा वेक्टर है उसकी भी 10 है, एक ही डायरेक्शन इधर है, एक ही डायरेक्शन उलट है। अब तो इन्हें माइनस करोगे तो आंसर आ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे है 2.18। 2.18 क्या है जी, वो कहता है 2.18 के अंदर कि हमें यह बताएं कोई से 3 जो है वो आप डिफरेंट कंडीशन बताएं जिसके अंदर A1 और A2 वेक्टर जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन यूज होता है, तो 3 पॉइंट बता रहा हूँ, या तो एंगल 0 हो जाए, या तो एंगल 180 हो जाए, या फिर A वेक्टर जो है या B वेक्टर, इन दोनों में से आइदर कोई एक वेक्टर जो है वो नल वेक्टर हो जाए। पहला पॉइंट क्या है कि एंगल क्या हो जाए 0, या क्या हो जाए 180, या फिर क्या हो जाए कि जो इसका दोनों वेक्टर हैं उनमें से कोई एक वेक्टर क्या हो जाए नल वेक्टर हो जाए। आगे हम चलते हैं 2.21 के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट है, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट। नहीं जी, कोई भी बॉडी नहीं मूव कर सकती। क्यों नहीं मूव कर सकती, सिंपल सा लिख दो नो करके आगे आंसर वही क्वेश्चन को रिपीट कर दें कि नो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं रोटेट कर सकती। आगे लिख दें बिकॉज आर जो है स्मॉल आर वो 0 हो जाता है, और आर 0 होने से टॉर्क भी क्या हो जाता है 0। तो ये लॉजिक बन गया। डिफाइन टॉर्क टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये बड़ी दफ़ा आए हुए हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से। एक्सरसाइज के अलावा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टॉर्क क्या है वो डिफाइन करें। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉर्क कहलाता है, और इसी तरह जो है वो टॉर्क का फॉर्मूला आप लिखेंगे आर क्रॉस एफ। और टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी, समेशन एफ इज इक्वल टू 0 और समेशन टॉ इज इक्वल टू 0। तो ये लिख सकते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ।
चैप्टर नंबर 3 में पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है 3.2। अब 3.2 में वो ये पूछता है कि जब आप किसी चीज़ को अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंक दें तो वो चीज़ जो है उसकी जो साइन ऑफ ग्रेविटी है वो उसके बारे में डिस्कस करें। अब देखें, अब 3.2 में वो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 3.2 में 2 पॉइंट जी। पहला पॉइंट, जब वो अपवर्ड जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, जो ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, वो ऊपर जा रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी। याद रखना है अगेंस्ट द ग्रेविटी नेगेटिव साइन, क्लियर, अगेंस्ट द ग्रेविटी नेगेटिव। और जब वापस आ रही है तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी तो क्या होगा, पॉजिटिव। बस ये 2 पॉइंट याद रखें। 3.3 की तरफ आते हैं। कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये इसके अंदर वो ये पूछ रहा है कि ऐसा हो सकता है, हम कहेंगे यस ये हो सकता है। इन द केस ऑफ बॉल थ्रोन अपवर्ड, जब आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, जब आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो फिर कौन सी ये सिचुएशन है कि जब आपने जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है रिवर्स डायरेक्शन में होगी और एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी आपने किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन उसका टुवर्ड्स द ग्रेविटी होगा। अब जी आगे हम पढ़ते हैं कि 3.6 इंपॉर्टेंट है। 3.6 इंपॉर्टेंट है और 3.6 में उसने क्या बताया, उसने कहा कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच। अब यहाँ ना 5 पॉइंट है, मैंने ये 5 के 5 बताए इस वजह से हैं कि लातदाद दफ़ा आए हुए हैं, कभी पहला आ जाता है, कभी 2 आ जाते हैं, कभी तीसरा आ जाता है, कभी सिर्फ 5वां आ जाता है। तो ये गौर से सुन लें। पहला पॉइंट है कि वेलोसिटी इंक्रीज कब होगी। पहला पॉइंट है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल क्या हो, कब होंगे। तो पैरेलल तब होंगे ना जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और कार एक तरफ इस तरह जा रही है, तो वेलोसिटी भी उसी तरफ और एक्सेलरेशन भी उसी तरफ। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, एंटी पैरेलल कब होंगे। अच्छा जी, एंटी पैरेलल कब होंगे, वेलोसिटी ऑफ कार डिक्रीजिंग। अब क्या हुआ कि आपने ब्रेक लगाना शुरू कर दी, अब गाड़ी तो इस तरफ जा रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव हमारे पास होगी, वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम होने से माइनस हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के उलट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, परपेंडिकुलर टू वन अनदर, के जो है मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ। जब सर्कुलर पाथ के अंदर कोई चीज़ मूव करती है ना तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंशियल इस तरह होती है और एक्सेलरेशन यहाँ, ठीक है। तो वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अगला है जी, v इज 0 बट a इज नॉट 0। इसका आप लिखेंगे मैंने ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई हुई, वेलोसिटी 0 होगी लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रही। 5वां, कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो 0 है बट वेलोसिटी 0 नहीं है, कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो ये 5 के 5 आपने याद रखने हैं। 3.7 की तरफ आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 3.7 वो कहता है कि मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कहता है ये पॉसिबल है। तो हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है, नहीं, क्यों। हम ये समझ रहे होते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन तो 0 होगा, लेकिन यहाँ आपने ये सोच रहे हैं कि अगर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 होगा तो 0 भी तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हुई ना। तो इस तरह वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन 0 भी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। आगे आते हैं जी 3.9 की तरफ। 3.9 में उसने कहा हुआ है कि हमारे पास जो है वो डिफाइन इम्पल्स, शो हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। अब इम्पल्स के बारे में बताएं। इम्पल्स में तो आप ये लिख सकते हैं कि लार्ज फोर्स एक्ट्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जब बहुत ज़्यादा फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी चीज़ पे लग जाए, ठीक है, जैसे आपने बहुत ज़ोर से पाँव मारा और फुटबॉल का हिट किया, तो पाँव इतनी आपने बहुत ज़ोर से मारा था लेकिन थोड़े से टाइम में वो हिट कर गया, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फोर्स शॉर्ट इंटरवल के लिए किस चीज़ के ऊपर लग गई। इस चीज़ को इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का मतलब झटका होता है, एकदम से झटका लग जाना। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे I = F×T। अब यहाँ से मोमेंटम के बारे में आपने बताना है, तो अब जो है वो मोमेंटम के बारे में बताना है तो वही जो मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन जो फॉर्मूला वो आप लिख देंगे। आगे इंपॉर्टेंट है जी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 45 एंगल, प्रूव इट। अब इसका ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक नहीं किया ये क्वेश्चन, कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 45 एंगल, प्रूव इट। एक तो इसका वो प्रूफ दिया हुआ है, आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप इससे कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि कोई इंसान है वो भागता आ रहा है, उसने जंप लगाना है
और वो लंबा जंप किस एंगल पे लगाएगा, तो साफ ज़ाहिर है वो 45 एंगल के ऊपर, रेंज मैक्सिमम होती है ना, तो 45 एंगल के ऊपर वो लंबा जंप लगाएगा, तो तब भी वही प्रूव आपने उसके अंदर करना होता है। तो ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर करना है आपने। डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियन। इलास्टिक कुलियन क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। मोमेंटम तो हर जगह कंजर्व होता है ना। इन इलास्टिक कौन सी होगी, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है लेकिन मोमेंटम कंजर्व है। इस तरह याद कर लें, इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, इन इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि ये इन इलास्टिक है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। आगे एक प्रूफ है कि F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। ये अक्सर पेपर में भी हम बच्चों को भी देते हैं और वो बोर्ड में बड़ी दफ़ा आता है। तो ये प्रूफ छोटा सा है, वो जो मोमेंटम का छोटा सा रिलेशन से लिखा हुआ है उसमें जाके आप इसे कर लें। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के कौन से हैं। 4.4 इंपॉर्टेंट है जी कि वर्क फाइंड करें किस केस में सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब वर्क की अगर हम बात करें किस केस में सबसे ज़्यादा होगा, 245 जूल होगा पहले वाले में, उसमें mgh फार्मूला लगाना है। दूसरे केस के अंदर F.D फार्मूला लगाएंगे, उसमें 100 जूल होगा। सिंपली बता देंगे मोर वर्क इज डन इन दी फर्स्ट केस। 4.5 की तरफ चलते हैं जी। अब 4.5 उसने क्या कहा है, उसने 4.5 में हमें बताया हुआ है, 4.5 में उसने कहा है एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। बच्चे से अक्सर गलत करते हैं, ओ भाई ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला सुन लें, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर। ये फॉर्मूला याद रख लें, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर। अब सिंपली देखें, यहाँ कोई चीज़ पड़ी थी, ठीक है, 1 न्यूटन की फोर्स लगा के 1 मीटर तक लेके आया हूँ। यहाँ चीज़ पड़ी थी, 1 न्यूटन की फोर्स लगाई है और 1 मीटर तक लेके आया हूँ, तो उसके अंदर जो स्टोर हो गई है जो एनर्जी, उसे हम कहेंगे ये 1 जूल है। ये हमने जितना वर्क किया, 1 जूल वर्क किया था, तो उसके अंदर 1 जूल एनर्जी स्टोर हो गई है। 1 न्यूटन की फोर्स लगाओ, किस चीज़ को लिफ्ट करो 1 मीटर तक, तो यही मैंने लिखा, बॉडी है 1 जूल एनर्जी इफ इट लिफ्ट्स 1 मीटर अपवर्ड विद फोर्स 1 न्यूटन। सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन। 4.7 वो ये कहता है कि रॉकेट री इंटर हुआ है एटमॉस्फेयर की, उसकी नोज कॉन जो है वो गर्म होगी। क्यों गर्म हुई, हॉट क्यों हुई है, तो इससे आप बताएंगे कि ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर की फ्रिक्शन। अब देखें ना, रॉकेट ऐसे आ रहा है, आगे से हवा है, तो वो क्या करेगी, उसके फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। फिर डस्ट पार्टिकल भी होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो भी उसके ऊपर टकराएंगे, टकराने से क्या होगी, फ्रिक्शन होगी, और वहाँ से क्या होगी, हीट जो है वो जनरेट होगी। तो इस वजह से उसकी नोज कौन क्या होती है, गर्म होती है। 4.8 की तरफ चलते हैं जी। 4.8 में उसने पूछा हुआ है कंप्रेस स्प्रिंग, वाटर इन डैम और मूविंग कार, इनके अंदर कौन कौन सी एनर्जी होगी, इनके अंदर एनर्जी कौन कौन सी होगी। सिंपल है, याद रखना है कि स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा पॉइंट जी, वाटर इन डैम, उसमें कौन सी होगी, वाटर इन डैम ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह आगे हम बात करते हैं कि मूविंग कार के अंदर, अब मूविंग कार जो है वो क्या है, अब मूविंग कार जब कार मूव कर रही होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। जो भी चीज़ मूव करती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। 4.9 और 4.10 मैंने इकट्ठे लिखे हैं क्योंकि इनका एक ही आंसर बन सकता है, दो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि गर्ल जो है उसने जो है वो कप ड्रॉप किया किसी सर्टन हाइट से, वो टूट गया, तो बताएं कौन सी एनर्जी चेंजेस आ रही हैं। दूसरा है कि कैटापल्ट जो है वो एक थ्रो किया किसी ने स्टोन, अच्छा एक बच्चा। अब देखें, अब जब यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हुई थी, लड़की ने कप उठाया यहाँ से फेंक दिया, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, उसके पास यहाँ पर जो कप था वो हाइट के ऊपर था ना, तो पोटेंशियल एनर्जी थी, तो उसने जब यहाँ से छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, उसने मूव करना शुरू किया काइनेटिक एनर्जी के अंदर। पहला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। दूसरा पॉइंट, अब जब आके नीचे गिर के टूटा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई हीट के अंदर, फ्रिक्शन में कुछ लॉस होगी, और कुछ जो है क्या हुआ कि वो साउंड एनर्जी के अंदर चेंज होगी। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड सम लॉस इन एयर फ्रिक्शन। अब यही सेम टू सेम फिनोमेना है। जब उसने पत्थर उठा के ऐसे फेंका और अलमारी शीशे के अंदर मारा, अब जब उसने फेंका तो वो हाइट पे था, तो पोटेंशियल एनर्जी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई काइनेटिक के अंदर, पत्थर जाके जैसे लगा तो वो आवाज़ आई साउंड एनर्जी, और वही फ्रिक्शन और वही चीज़ है। तो ये सारे ये जो पॉइंट है जो बताएं, ये दोनों क्वेश्चन में सेम आप लिख सकते हैं। आगे दो प्रूफ हैं।
P इज इक्वल टू एफ डॉट वी का आसान सा वो, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये दोनों प्रूफ कई दफ़ा आए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी आ सकता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 5 में 5.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5.1 में वो पूछता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और उनका रिलेशन भी पूछ लेता होता है। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी और जो हमारे पास जो जी एंगुलर वेलोसिटी, इनका क्या डिफरेंस है? अब मैं बता रहा हूँ, ये अक्सर टेस्ट में भी गलत होता है बच्चों का, सुन लें गौर से। लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, जब सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी जो बाहर की तरफ होती है वो टेंजेंशियल होगी, क्योंकि वो टेंजेंट होती है, तो इस वजह से वो क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी हमने नाम दिया। लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल, याद रहेगा। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? अब वही बॉडी सर्कल में मूव तो कर रही है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। रिलेशन लिखना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख दो। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, और v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। इनका रिलेशन आ गया। 5.3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत दफा बच्चे गलत करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया की डेफिनेशन नहीं लिखनी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I इज इक्वल टू mr² लिखो, वहां से पता लगेगा द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्क्वायर किसका? I इज इक्वल टू mr² है ना, तो प्रोडक्ट किसका? मास और r के स्क्वायर का। अगर आपको नहीं पूरा याद आ रहा तो फॉर्मूला जब लिखेंगे I इज इक्वल टू mr², तो वहां पे ये लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द r²। ठीक है, अगर आपको भूल गया तो आप ये जुगाड़ लगा सकते हैं, वो हो सकता है वो गलत भी करे, लेकिन हो सकता है सही भी कर दे। अगली हम बात करते हैं 5.5 की तरफ। शो दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr। अब ये बहुत आसान है, इसकी थोड़ी सी कुछ नोट्स के अंदर उन्होंने डिफिकल्ट से की हुई है। मैंने यहाँ जो किया उसे देखना, L इज इक्वल टू r क्रॉस p। r क्रॉस p को ओपन करेंगे तो rp साइन थीटा आएगा, तो थीटा क्या एंगल क्या 90, वो पुट करो तो हमारे पास जो है वो 1 हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू rp रह गया सीधा सीधा। मजीद भी शॉर्ट करना हो ना तो शॉर्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। L इज इक्वल टू r क्रॉस p लिखें, साथ लिखें थीटा इज इक्वल 90, नीचे लिख दें L इज इक्वल टू rp। कोई आपसे नहीं पूछेगा क्यों किया। उसके बाद P इज इक्वल टू mv, ये तो हमने पढ़ा हुआ लीनियर मोमेंटम, तो mv की वैल्यू पुट करो, mv की वैल्यू पुट होगी तो mvr हो गया, बस आसान सा। आगे 5.9। अच्छा जी, 5.9 में वो ये कहता है कि अब कीचड़ जो है वो टायर पे लग गया, अब ये उड़ेगा किस डायरेक्शन में जाएगा? ओ यार याद रख लो ज़हन में, सर्कल में जब भी कोई चीज़ मूव करती है, वो जब सर्कल से निकलती है तो वो टेंजेंट की तरफ जाती है। सर्कल से जैसे निकलेगी ना, ऐसे सर्कल है तो ऐसे लीनियर चली जाएगी, टेंजेंशियल, टेंजेंट की तरफ। ये याद रख लो बस। अब क्या होगा कि यहाँ 2 पॉइंट में बता दो, मुश्किल सा लिखा हुआ नोट्स में, मैं यहाँ लिखी है छोटा सा, उसे देख लो। मड स्टिक विद सरफेस ऑफ टायर ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स की वजह से वो स्टिक हो गया, टायर के साथ लग गया। अब क्या होगा? व्हेन इट लीव्स टायर, जब वो टायर को छोड़ेगा तो क्या होगा? इट फ्लाइज अलोंग द टेंजेंट। इतना छोटा सा जवाब भी लिख सकते हो अगर आपने सारा याद नहीं किया तो। 5.11 व्हाई डज अ डाइवर चेंजेस इट्स बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल। पहले वो जंप लगा रहा है, ठीक है, उस वक्त, और आफ्टर डाइविंग, तो वो बॉडी पोजीशन को क्यों चेंज करता है? सिंपल सी बात है, वो इनर्शिया को चेंज करने के लिए चेंज करता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लिख सकते हैं टू चेंज इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया द डाइवर स्पिन्स फास्टर व्हेन इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स स्मॉलर। सो क्या करता है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करने के लिए। अब इधर से अक्सर क्वेश्चन आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज कितनी है। बताया भी था, दोबारा बता रहा हूँ कि सैटेलाइट जो होता है वो 120 एंगल को कवर करता है। अब जब उसने 120 एंगल कवर करना है, हमें तो टोटल सर्कल पूरी ज़मीन को कवर करना है, तो 360 120 एक कवर करेगा, 120 120 120 तीनों मिलकर 360। 3 सैटेलाइट यूज़ होंगे, ईच ऑफ वन जो है वो 120 के एंगल कवर करेगा और हम पूरे ग्लोबल सिस्टम को कवर कर लेंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर नंबर 6 में पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है विस्कोसिटी क्या है। मुश्किल डेफिनेशंस की तरफ ना जाओ, आसान सी कर लो कि फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी जो लेयर्स हैं उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है उसे हम क्या कहेंगे? विस्कोसिटी। अब देखें हनी जो है शायद उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और पानी के अंदर कम होगी। अब इसका वो यूनिट मैंने यहाँ पर साथ लिख दिया, इसी से भी लिख दिया, ये MCQs में आ जाता है, वरना आप इसी के अंदर ये इसकी हेडिंग देकर यूनिट के उसमें लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि वो पूछा भी हो वैसे एक दफ़ा। वो कहता है जी 6.3 के अंदर वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर।
इसका आसान सा आंसर लिखा है वो देख लो। मास ऑफ fog droplet is very small, so its terminal velocity is very small, so it appear to be suspended. इतना छोटा सा टीनी सा पार्टिकल होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसकी वेलोसिटी बहुत कम है। जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो वेलोसिटी कम होने की वजह से क्या होगा कि हमें लगेगा कि वो हवा के अंदर ठहरा हुआ, तो इस वजह से हमें ये लगता है कि वो हवा के अंदर रुका हुआ है। सिंपल सी यही आप उसके अंदर लॉजिक लिख सकते हैं। 6.4 की बात करते हैं। 6.4 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। पॉइंट्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स लिख लें। पहला पॉइंट, लैमिनार फ्लो जो है वो रेगुलर होता है, स्टेडी फ्लो होता है, और फ्लूइड फ्लो ऑन स्मूथ पाथ होता है। तीनों पॉइंट लिखो, जान छुड़ाओ, टर्बुलेंट की तरफ आओ। इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो और फ्लूइड क्या होता है, ये टर्बुलेंट होता है, लिख लो जी। उसके बाद आगे चलते हैं 6.6 की तरफ चलते हैं। कहता है कि एक इंसान जो है वो ट्रेन के साथ खड़ा हुआ है, फास्ट मूविंग, तो क्या डेंजर है कि वो उसमें उसके अंदर गिर जाए, उसके साथ लग जाए? हाँ जी, डेंजर है, खतरा है। क्यों खतरा है? देखें, यहाँ ट्रेन जा रही है बड़ी स्पीड से, साथ एक इंसान खड़ा हुआ है, दरमियान के अंदर जो एयर है उसकी स्पीड ज्यादा हो गई है। एयर की स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर लो होगा, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर लो। अब स्पीड ज्यादा हुई, प्रेशर लो हो गया। अब ट्रेन और इंसान के दरमियान प्रेशर लो हो गया और बाहर वाला जो हिस्सा है उधर प्रेशर हाई है, तो वो प्रेशर इसको धकेलेगा, ये उड़कर जो है ट्रेन के साथ लगेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो लिखा है वो देख लें, स्पीड बिटवीन पर्सन एंड ट्रेन हाई एंड प्रेशर इज लो, सो आउटसाइड हाई प्रेशर कैन पुश हिम टुवर्ड्स द ट्रेन। ये आंसर लिखें, सिंपल सा। 6.8 टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर। इसका भी सेम, दो रोबोट्स हैं जी, जा रही हैं स्पीड से, दरमियान में पानी की स्पीड हाई होगी, प्रेशर लो हो गया, और साइड वाले पानी, आउटसाइड पानी की प्रेशर ज्यादा है, तो वो दोनों बोट्स को ऐसे आपस में टकरा देगा, मर्ज कर देगा। तो आप ये लिखेंगे, वाटर स्पीड बिटवीन बोट्स हाई प्रेशर इज लो, कि जो वाटर की स्पीड है बोट्स के दरमियान वो हाई हो गई है, तो प्रेशर क्या हो गया, लो। सो आउटसाइड प्रेशर पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर। सिंपल। 6.9 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। ये बड़ा मुश्किल लगता है, बच्चों को याद नहीं होता, तो छोटा सा मैंने बनाया, इसे देख लें। स्पीड ऑफ एयर हाई ऑन अ शाइनिंग साइड ऑफ बॉल। आपने देखा होगा अक्सर बॉल करवाने के लिए बॉलर क्या करता है कि ऐसे रगड़ रहा होता है अपनी पैंट के साथ बॉल को, तो जिस साइड को रगड़ता है उसके पास शाइन सी आ जाती है। अब शाइन जब जिस साइड पे आ जाएगी, जैसे उसे फेंकेगा तो शाइनिंग सरफेस के ऊपर क्या होगा कि जो हवा की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब जब उसने ऐसे फेंकी बॉल, अब ये वाली शाइनिंग सरफेस है, इस साइड पे हवा की स्पीड ज़्यादा, प्रेशर क्या हो गया, लो, और इस साइड पे प्रेशर क्या हो गया, हाई, तो इधर प्रेशर लो, इधर हाई हो गया, तो बॉल ऐसे स्विंग हो जाएगी। सिंपल। जो लिखा है वो लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ एयर हाई ऑन अ शाइनिंग साइड ऑफ बॉल, सो प्रेशर इज लो, देन द अदर साइड हाई प्रेशर स्विंग्स द बॉल। कि पहले क्या होगा कि शाइनिंग साइड पे स्पीड हाई होगी, प्रेशर लो हो गया, ठीक है, और दूसरी साइड पे प्रेशर हाई था, तो वो वाली साइड इस बॉल को स्विंग कर देगी। चैप्टर नंबर 7 की तरफ आ गए हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आते हैं। 7.1 की तरफ आ गए हैं। 7.1 के अंदर उसने हमसे क्या चीज़ पूछी हुई है, उसने ये पूछा हुआ है, उसने कहा है कि नेम टू कैरेक्टरिस्टिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। आसान सी बता रहा हूँ, दो लिख लें। पहली क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट की। और दूसरी क्या है, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। अब भाई इतना आसान बता रहा हूँ, अगर अब भी ना आप इसमें याद कर पाएँ तो फिर इससे और कुछ नहीं हो सकता। लग के बैठे याद करें नहीं, सबसे आसान तरीका, इतना आसान कोई नहीं बताता। 7.2 की तरफ आते हैं। 7.2 है, डज फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हम कहेंगे नहीं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती जी? अच्छा जी, इसके अंदर देखते हैं। वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन मास वैल्यू ऑफ के, जी एंड एल, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। के दो फॉर्मूले हैं ना हमारे पास, एक मास स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम है। दोनों के अंदर देखा जाए तो कहीं भी फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड नहीं करती एम्पलीट्यूड के ऊपर। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। 7.3 की तरफ चलते हैं। कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। क्या हम आइडियल सिंपल पेंडुलम को रियलाइज कर सकते हैं? हम कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? उसकी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं। तो सिंपल ही लिख दिया, नो वी कैन नॉट रियलाइज आइडियल सिंपल पेंडुलम बिकॉज इट्स कंडीशन आर इम्पॉसिबल टू अटेन। कि उसकी कंडीशन को इम्पॉसिबल है, उन्हें अटेन नहीं कर सकते। वो कहता है कि फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कहता है कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं 7.5 की तरफ। 7.5 में वो ये कहता है कि व्हाट हैपन्स टू द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल, व्हाट हैपन्स इफ द सस्पेंडेड मास इज डबल।
तो इसका अक्सर पहला पार्ट आता है लेंथ वाला, मैथ्स वाला नहीं आता। आप भी जाए तो आप लिखेंगे, मैथ्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। 7.5 में आप पहले तो प्रूव अगर आता है तो वो लिख दें, प्रूव नहीं आता तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 1.41 टाइम द ओरिजिनल टाइम पीरियड, और आगे ये जरूर लिखें t डैश इज इक्वल 1.41 t। 7.6 की तरफ चलते हैं। 7.6 है, डज द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, इज द एक्सेलरेशन एवर जीरो, क्या एक्सेलरेशन कभी जीरो हो सकता है? तो सिंपल है जी, 7.6 हम लिखेंगे नो विद द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इज आल्सो चेंजिंग ड्यूरिंग मोशन। अब देखें, जब चीज़ आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता। आगे चलते हैं जी 7.12 की तरफ, डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमिना इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कॉमन फिनोमिना बता दो जिसके अंदर रेजोनेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये भी गलत हो जाते हैं बच्चों को, भाई ये क्यों गलत कर रहे हो, इसके अंदर सिंपल लिख दो, माइक्रोवेव ओवन जो है उसका फिनोमिना हो गया। इस तरह जो है दूसरा लिख दो कि जो रेडियो है उसके अंदर इलेक्ट्रो रेजोनेंस जो प्रोड्यूस होती है वो हो गया, और तीसरा जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तीनों इनमें से जो है ये लिख सकते हैं आप। 7.13 इफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली एंड सेट इनटू ऑसिलेशन व्हाई डज द मोशन इवेंचुअली स्टॉप। वो कहता है कि आपने ना, मतलब ऐसे वो फर्ज करें हम ये कहते हैं, वो कहता है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम को आपने इस तरह जो है वो लटका दिया, आप उसको एक दो फोर्स देके छोड़ दें तो वो हिलता रहे, उसकी जो है वो क्या कहते हैं मोशन जो है वो बंद ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि फ्रिक्शन है ना, एयर फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन की वजह से वो चीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोशन स्टॉप हो जाती है। तो वही मैंने लिखा है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन एनर्जी डेसिपेटेड, एनर्जी क्या होगी, कम होगी, डेसिपेट होगी, डेसिपेटेड होने की वजह से क्या होगा, इट स्टॉप इट्स मोशन, उसकी मोशन जो है स्टॉप होगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है, फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन वो होते हैं जो फ्रीली हो, जिनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही ना कर रही हो, तो वही लिख दिया, व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। और फोर्स कौन सी होगी कि व्हेन बॉडी ऑसिलेट विद एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, पीरियोडिक फोर्स लग रही है। पीरियोडिक फोर्स का मतलब है कि बार बार एक ही पीरियड के अंदर फोर्स लगती रहे। चैप्टर नंबर 8 की तरफ आते हैं। 8.1 इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि कौन कौन सा जो है वो फीचर जो है वो सेम होगा। अच्छा जी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स का सिंपल से 3 पॉइंट हैं, तीनों आसान से हैं। दोनों मैकेनिकल वेव है, पहला पॉइंट आसान सा, दूसरा दोनों ट्रांसफर करती है एनर्जी को, और तीसरा जो है दोनों जो है वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है। पहला क्या है, मैकेनिकल वेव है, दोनों ट्रांसफर करती है एनर्जी को, प्रोड्यूस करती हैं डिस्टर्बेंस। 8.3 वो कहता है, इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू द स्टेशनरी वेव। तो हम कहेंगे नो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस इफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्टेशनरी वेव बन ही नहीं सकती। एक वेव इस डायरेक्शन में जाए, एक वेव इस डायरेक्शन में जाए, अगली वेव इस डायरेक्शन में आए तो फिर स्टेशनरी बनेगी, अदरवाइज स्टेशनरी नहीं बनेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द टर्म क्रस्ट, ट्रफ, नोड एंड एंटी नोड। अब इनमें से कभी कौन सा आ जाता है, कभी कौन सी डेफिनेशन आ जाती है, तो ये चारों आपने याद करनी है जो बता रहा हूँ। अपर पोर्शन ऑफ वेव फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ट्रांसवर्स वेव्स का जो अपर पोर्शन होता है ना, मीन पोजीशन से ऊपर वाला वो क्रस्ट, अपर से नीचे वाला मीन से नीचे वाला जो लोअर होगा वो कौन सा होगा, ट्रफ, ठीक है। और नोड कौन से होगा, वो पॉइंट जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, वो पॉइंट जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, और वो पॉइंट जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए वो क्या होंगे, एंटी नोड। आसान से लॉजिक दिए एक एक पॉइंट की, उसे देख रहे हैं। 8.6 वाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। कि जो साउंड है ना जी वो ट्रैवल फास्टली क्यों करती है सॉलिड में गैसेस की बजाय। अब देखें 8.6 की हम बात करें, वाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। 8.6 इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन दी गैसेस, सो साउंड ट्रैवल फास्ट इन सॉलिड्स। आप सिर्फ डेंसिटी भी बता सकते हैं, दोनों लिखने जो दोनों भी लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी और डेंसिटी दोनों जो है वो ग्रेटर होती है सॉलिड्स के अंदर, गैसेस की निस्बत। इस वजह से सॉलिड्स के अंदर आवाज़ तेज़ी से जाती है बजाय क्या है कि गैसेस के। 8.7 है, हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट। ये उन चंद शॉर्ट क्वेश्चंस में से ये मुश्किल क्वेश्चन है जो बच्चों को याद करने मुश्किल होती है, इसकी वर्डिंग मुश्किल सी है। अब इसको मैंने यहाँ पर लिखा है थोड़ा सा आसान करके, उसे देख रहे हैं। A standard instrument is taken and sounded together with musical instrument which is to be tuned। देखें, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं जो बिल्कुल ठीक है, और एक वो ले लेते हैं जिसको हमने ट्यून करना है। दोनों को साथ रखा, दोनों को हम बीट्स उनकी बजाते हैं और चेक करते हैं। विद दिस मेथड वी कैन ट्यून इंस्ट्रूमेंट यूजिंग बीट्स। बस सिंपल हो गया ना, आसान सा हो गया आंसर। क्या स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट लो, उसे लो और क्या करो, साउंड करो टुगेदर विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किससे, जिसको ट्यून करना है।
ठीक है, एक स्टैंडर्ड ले लो, एक वो ले लो जिससे ट्यून करना है, दोनों को रखो, दोनों को आपस में जो है वो बजाना शुरू करो। अब उनके अंदर क्या बीट्स का डिफरेंस देखो और उसे कर लो। तो ये सिंपल सा आसान सा आंसर बताया है, इससे यहाँ से याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8.9 साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स सो वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोजन मूव फास्टर देन साउंड वेव्स थ्रू एयर। वो कहते हैं कि धमाका हुआ है तो आपको वाइब्रेशन पहले क्यों महसूस होगी, आवाज बाद में क्यों हुई? क्योंकि जमीन जो है वो सॉलिड है, तो क्या हुआ कि जब धमाका हुआ तो वेव्स सॉलिड के अंदर जल्दी हमारे पास पहुंच आई, बजाय के जो साउंड वेव्स थी वो हवा के अंदर लेट आई, तो इस वजह से हमें पहले वो वाइब्रेशन ही महसूस होगी। 8.9 हमने कर लिया। 8.10 की तरफ आते हैं। 8.10 है वार्म एयर हैज स्मॉलर डेंसिटी देन द कोल्ड एयर। सिंपल है कि वो कहता है आवाज़ गर्म हवा के अंदर जो है कि फास्टर क्यों जाती है, वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन कोल्ड एयर। सिंपली बता दो ना कि जो हवा है उसकी डेंसिटी कम होती है गर्म हवा की, इस वजह से उसके अंदर आवाज़ जल्दी चली जाएगी, और जो हमारे पास क्या है कि कोल्ड एयर है उसकी वो डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से उसके अंदर आवाज़ जो है वो कम जाएगी। चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 9 अब नज़दीक ही हम। 9.1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के जो उसने कहा हुआ है, उसने कहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन 2 और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट। कौन कौन से होंगे? इफ 2 और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट हैव नो फेज डिफरेंस एंड आर कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो कोई फेज डिफरेंस ना हो, नो फेज डिफरेंस हो, या फिर हम कहें कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट लिखकर आप इसको इजीली कर सकते हैं कि क्या हो कि पहला क्या है कि नो फेज डिफरेंस हो या फिर कांस्टेंट हो। अच्छा जी। 9.3 कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। विजिबल लाइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस कर सकती है जी, कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि जब व्हाइट लाइट है वो विजिबल है, तो व्हाइट लाइट के 7 डिफरेंस कलर्स होते हैं, तो वहां से वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस, सिंस व्हाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स सो इट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस। 9.6 की तरफ चलते हैं जी। 9.6 क्या कहता है? 9.6 है एन ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर अ वेट फुटपाथ शोज कलर्स, एक्सप्लेन हाउ। क्यों प्रोड्यूस होते हैं? सिंपल है, इंटरफेरेंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, तो लिख दें कि कलर्स प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। 9.7 ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो कहता है कि ये प्रोड्यूस करेगी, या फिर जो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट है वो न्यूटन रिंग्स को नहीं बनाएगी। हम कहेंगे बनाएगी, लेकिन ये होगा यस बना सकती है, लेकिन क्या होगा कि उसका जो सेंटर होगा वो वाइट होगा, ठीक है जी। यस, बट विद ट्रांसमिटेड लाइट सेंटर पॉइंट विल बी ब्राइट। 9.9 में वो ये कहता है कि हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर स्पेक्ट्रा यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। सिंपल है, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डी, बाय इंक्रीजिंग द ग्रेटिंग एलिमेंट डी, कि मतलब जो वैल्यू ऑफ डी है उसको इंक्रीज कर दो तो ये मसला हल हो जाएगा। यही इसमें आंसर लिखें। 9.10 की तरफ चलते हैं। वाई दी पोलराइज्ड सन ग्लासेस आर बेटर देन दी ऑर्डिनरी सन ग्लासेस। 2 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि जो लाइट की शिद्दत है उसे कम कर देती है। दूसरा ग्लेयर, जो चमक हमारी आंखों में लगती है उसको कम कर देती है। इस वजह से हम क्या कोशिश करते हैं कि आम वाले ग्लासेस ना लो जी, कौन से ग्लासेस ले लो, वो वाले ग्लासेस ले लो जो पोलराइड हो हमारे पास। आ गया जी 9.11 हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज एंड पोलराइज लाइट। सिंपल है, पोलराइजर को यूज करो और इनके दरमियान डिफरेंस कर लो, बस यही आप यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ जाते हैं। ह्यूजेंस प्रिंसिपल जो है वो आ जाता है, उसके 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो पॉइंट्स लिख लें। जो चीज़ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बड़ी है और आपसे याद ना हो रही हो, उसको आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट का उसका हिस्सा, मतलब 3 लाइनें लिखी हुई हैं, उसका थोड़ा लॉजिक बना के छोटा करके उसे लिख लें। सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज डार्क वाई। ये क्वेश्चन बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये बड़ी दफ़ा आया हुआ है, मतलब कि एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ, तो इसमें आप लिखेंगे एडिशनल पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। लैम्डा मैंने वो वाला लैम्डा यहाँ नहीं लिखा क्योंकि वो इसमें वो लिखा नहीं जा रहा था, तो आप लिखेंगे एडिशनल पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सो सेंटर बिकम्स डार्क। डिस्ट्रक्टिव कब होता है? जब डार्क हो। कंस्ट्रक्टिव कब होता है? जब वाइट हो। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वाइट बन रहा है। अगर आपको ये जो लॉजिक है ये नहीं समझ आ रही, दोबारा बता रहा हूँ कि एडिशनल पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 ऐड होता है, तो उससे क्या होता है कि लैम्डा बाई 2 से ऐड होने से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है और वो जो पॉइंट है वो डार्क बन जाता है। चलें जी, चैप्टर नंबर 10 में इंपॉर्टेंट है 10.2 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट लिमिट्स द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। 10.2 का जो आंसर है वो डेफिनेशंस में लिखा हुआ है कि इन दोनों की डेफिनेशन आप वहां से देखकर लिख लें, आसान सी है। 10.3 व्हाई वुड इट बी एडवेंचरस टू यूज द ब्लू लाइट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
देखें दूसरी लाइट यूज़ करते हैं ना तो उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, सबसे कम वेवलेंथ है ब्लू लाइट की। ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होने की वजह से डायफ्रैक्शन जो है वो क्या होती है, कम होती है। इस वजह से क्या होता है कि वो हमें फ़ायदेमंद होती है। ब्लू लाइट हैज़ शॉर्ट वेवलेंथ सो इट प्रोड्यूस लेस डायफ्रैक्शन एंड रिजॉल्विंग पावर इज इंक्रीज, रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, आपने 10.2 के अंदर आपने याद रखना है कि जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है या रिजॉल्विंग पावर है, ये बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, इसे स्किप नहीं करना आपने। अब आते हैं 10.6 की तरफ। 10.6 में वो ये कहता है इफ़ अ पर्सन वाज लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप एट अ फुल मून हाउ वुड द अपीयरेंस ऑफ द मून बी चेंज्ड बाय कवरिंग हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस। हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस कवर कर लिया, मून तो नज़र आएगा, जैसा है वैसा ही नज़र आएगा, सही नज़र आएगा, लेकिन ब्राइटनेस कम हो जाएगी। सिंपल है ना, आप इस तरह सुराख करें किस चीज़ का, ठीक है, उसे हाफ को कवर कर लें। अब उसमें से आप देखेंगे तो वो चीज़ सामने वाली नज़र तो पूरी आएगी, लेकिन जो सामने से लाइट आ रही है वो लाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी, समझ आ गई, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, लेकिन जो मून है वो पूरे का पूरा नज़र आएगा। अगला क्वेश्चन है 10.10। 10.10 में जो है वो ये कहता है हाउ द लाइट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। दो ही हैं, हमने दो ही पढ़े हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन जो है वो इसे कर सकते हैं। 10.11 हाउ द पावर इज लॉस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर थ्रू डिस्पर्शन एक्सप्लेन। अब ये भी थोड़ा सा मुश्किल सा लिखा हुआ है, इसे मैंने आसान सा लिखा है, इसे नोट कर लेना आप ज़रूर। इफ़ द लाइट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक इट विल डिस्पर्स इनटू डिफरेंट वेवलेंथ। लाइट अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं है और आपने वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर फेंक दी तो वो क्या होगी, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर, मुख्तलिफ कलर्स की रोशनी के अंदर डिस्पर्स होगी, अलग अलग वेवलेंथ बन गई। अलग अलग वेवलेंथ बन गई तो सिग्नल तो ख़राब हो गया, सिग्नल तो नहीं पहुंचेगा। इफ़ द लाइट इज़ नॉट मोनोक्रोमेटिक इट विल डिस्पर्स इनटू डिफरेंट वेवलेंथ एंड सिग्नल डिस्टॉर्टेड। आखिरी चैप्टर की तरफ आते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनकी तरफ आते हैं। 11.1 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11.1 में वो कहता है एक्सप्लेन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस जीरो बट द एवरेज ऑफ स्केयर इज नॉट जीरो। यार सिंपल सी बात है कि जब जो है ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स देयर एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, मुड़ के वापस आ गया, या कोई और इस साइड पे आ रहा है, उसकी जो है मतलब इधर जा रहा है पॉजिटिव वेलोसिटी, इधर आ रहा है नेगेटिव वेलोसिटी, दोनों को जमा करो, एवरेज क्या हो गया, जीरो। अच्छा, लेकिन जब इसी एवरेज का स्केयर कर लोगे तो जो नेगेटिव वाला है वो तो प्लस हो जाएगा। तो जब स्केयर किसी चीज़ का लेते हैं तो वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि माइनस वाला हिस्सा क्या हो गया, प्लस हो गया। ये मैंने लिखा है बट स्केयर ऑफ द क्वांटिटी इज पॉजिटिव सो द एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटी इज नॉट जीरो। 11.2 की तरफ चलते हैं। 11.2 है वो ये कहता है कि जब जो है वो कार जो है वो थोड़ी देर आगे की तरफ गई है तो उसका जो टायर है उसके अंदर गैस का प्रेशर इंक्रीज क्यों हो जाता है। देखें इस वजह से इंक्रीज होता है, फ्रिक्शन होती है टायर के दरमियान और रोड के दरमियान। पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन हमेशा हीट प्रोड्यूस करती है। टायर और रोड के दरमियान क्या हुआ, फ्रिक्शन थी, उस फ्रिक्शन ने क्या किया, हीट को प्रोड्यूस कर दिया। अब वो हीट जो प्रोड्यूस हुई उसने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो जोर जोर से जाकर टकराने लग गए तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। पहला पॉइंट क्या है, फ्रिक्शन टायर और रोड के दरमियान, उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया किस चीज़ को, हीट को, हीट पैदा कर दी। हीट पैदा होते काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और जिससे प्रेशर इंक्रीज हो गया। या फिर सिंपली ये लिख दो, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई, फ्रिक्शन ने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। अगर आप ये सारा याद नहीं कर सकते तो इतना थोड़ा सा लिखेंगे तो शायद 1 नंबर इसमें मिल जाए। आगे है जी 11.5 11.5 है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 11.5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम heat increase only internal energy but at constant pressure heat used to external work as well as increase in internal energy। अब देखें जब constant वॉल्यूम था सारी की सारी हीट ने क्या किया, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी और क्या हुआ, वर्क भी हुआ। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि प्रेशर वाली ज़्यादा है और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है वो क्या है, कम है। 11.7 इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या ये पॉसिबल है जी, ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, इन एडियाबैटिक एक्सप्रेशन। और ये जो इक्वेशन लिखी है ये भी साथ लिख देना। 11.8
इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल एनी हीट इनटू द एटमॉस्फेयर? नहीं जी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन है या उसके खिलाफ है। किस चीज़ के खिलाफ है जी? इसके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। नो, इट इज़ अगेंस्ट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतना आसान आंसर है, ये लिखें और आगे वो क्वेश्चन को रिपीट कर दें, तो इस वजह से ये नहीं हो सकता। 11.9 अ थर्मोफ्लास्क containing milk as a system is shaken rapidly. Does the temperature of milk rises? जी हाँ, टेम्परेचर ऑफ मिल्क राइज होगा। क्यों राइज होगा? अब ये बताना पड़ेगा। जोर जोर से हिलाओगे, मॉलिक्यूल्स भागेंगे जोर जोर से, काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हुई तो वो क्या करेंगे? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेंगे, और इंटरनल एनर्जी जब बढ़ती है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। आपने ज़ोर ज़ोर से हिलाया, मॉलिक्यूल्स स्पीड से भागना शुरू हुए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इंक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से सिंपली जो है वो हीट टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो वहाँ से हम कहेंगे कि दूध ज़्यादा गर्म हो गया। 11.9 हमने किया। 11.11 की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट एनर्जी? इसका वही आंसर लिख दो। यस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन ऑन अ गैस। एडियाबैटिक प्रोसेस में जब वर्क डन ऑन अ गैस करते हैं, आपने ऊपर से नीचे दबा दिया गैस को, तो उससे ये हो सकता है। 11.12 11.12 है जी, इंट्रोपी इंक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन एज इंट्रोपी इंक्रीज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका ये आंसर बनता है कि 11.12 क्या है कि वो कहता है कि फ्रिक्शन की वजह से इंट्रोपी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। देखिए, जितना नेचुरल फिनोमिना होते हैं ना, उनकी वजह से इंट्रोपी इंक्रीज होती है क्योंकि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं उनकी वजह से क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से हमेशा इंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो फ्रिक्शन भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसकी वजह से भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। 11.12 की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं जो इस चैप्टर में इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, वो आता है राइट 4 पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहला, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर। थोड़ा जो फाइनाइट वॉल्यूम होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स गैस के। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन, कि मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल इतना है ना तो वो इतना दूर दूर होंगे, मतलब कि सेपरेशन ज़्यादा होगी उनके साइज से। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है जी? मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन एक्सेप्ट कोलियन। देखें, चार्जेस पड़े होते हैं ना, या मैग्नेट पड़े हुए एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, अट्रैक्शन की या रिपलियन की, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स नहीं लगाते। ये उस वक्त लगाते हैं जब जाकर टकराएंगे, इस वजह से टकराने के अलावा ये फोर्स नहीं लगा रहे होते। और आखिरी पॉइंट, कुलियन इज परफेक्टली इलास्टिक, कि इसके अंदर जो कुलियन और ये टकरा रहे हैं तो ये परफेक्टली इलास्टिक कुलियन है। अब इलास्टिक कुलियन का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है इसके अंदर और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो ये थे जी हमारे वो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे। इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कोई एक भी शॉर्ट क्वेश्चन समझ ना आया हो, अगर आपको किसी एक पॉइंट की समझ ना आई हो, या आपको लगता हो कि इस पॉइंट का जो है वो एक थोड़ा सा मुझे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो कमेंट के अंदर लिखें और उसे डिस्कस कर लें। ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत की, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की, इन्हें आसान बनाया ताकि आप लोगों के जो है वो पेपर नज़दीक हैं, आप तैयारी नहीं कर सके किसी वजूहात की वजह से, तो ये ज़रूर कर लें और आसानी से पास हो जाएं तो आप दुआएं दे सकें। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, आपके पेपर बहुत अच्छे हों। आप तमाम लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वैसे सब्सक्राइब करें, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें इसे, किसी और कॉलेज से हैं या कहीं और से, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें कहीं के और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई बच्चे जो फेल होना चाह रहे हैं, फेल होने की तरफ जा रहे हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगा के इसे याद कर लें और आसानी की तरफ आ जाएँ और पास हो जाएँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से, और आने वाले दिनों के अंदर जो है वो आप लोग पेपर दें, और पेपर्स के बाद आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज़ की और मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस हम लाते रहेंगे, और इस तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें, और मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करता जाऊँगा जो आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा देंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।